थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स की एक सिंपल डेफिनेशन हम इस तरह से बयान कर सकते हैं कि थर्मोडायनामिक्स इज ए फील्ड ऑफ साइंस दैट इन्वेस्टिगेट्स द लिंक्स बिटवीन हीट, वर्क एंड टेम्परेचर। तो हमारे पास जो तीन पैरामीटर्स हैं जो किसी केमिकल या फिजिकल सिस्टम में होते हैं, जो कि हीट है, वर्क है और टेम्परेचर है, उनके दरमियान जो लिंक करता है वो जो साइंस की फील्ड वो हमारे पास थर्मोडायनामिक होगी। as well their interaction with energy, radiation and the physical properties of the matter। तो इन तीनों के आपस में लिंक के अलावा हीट, वर्क और टेम्परेचर किस तरह से एनर्जी के साथ, डिफरेंट रेडिएशन के फिनोमेना के साथ और जो मैटर की डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके साथ उनका क्या इंटरेक्शन होता है, क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। तो हम इन सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं थर्मोडायनामिक में। तो एक बहुत ही वेस्ट फील्ड है जिसमें हम हीट, वर्क और टेम्परेचर को रिलेट करते हैं एनर्जी, रेडिएशन और फिजिकल प्रॉपर्टी, और हम इन सारे पैरामीटर को एक दूसरे के साथ रिलेट करके एक कॉम्प्रीहेंसिव अंडरस्टैंडिंग पैदा करने की कोशिश करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स इन इट्स ब्रॉडर सेंस इज एसोसिएटेड विद द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर एंड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो थर्मोडायनेमिक का जो एक बहुत ही ब्रॉडर कंसेप्ट है या जो आम फिनोमेना जिसको हम मोस्टली स्टडी करते हैं वो ये है कि एनर्जी किस तरह से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रांसफ़र करती है और किस तरह से वो एक फार्म से दूसरे फार्म में ट्रांसफ़र करती है। फॉर एग्जांपल, हमारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, तो वो कौन सा फिनोमेना है या कौन से पैरामीटर्स हैं जिसकी वजह से वो कन्वर्ट होगी एक फार्म से दूसरी फार्म में। फॉर एग्जांपल, हम किसी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करते हैं तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है हमारी हीट एनर्जी में। तो हम थर्मोडायनामिक्स की फील्ड में देखते हैं कि वो एनर्जी का ट्रांसफ़र कैसे होता है और इस ट्रांसफ़र के दरमियान हीट, वर्क, टेम्परेचर और इसके अलावा एनर्जी, रेडिएशन, उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें क्या चेंज आएगा। इक्वेशन ऑफ स्टेट। फिजिक्स और थर्मोडायनामिक्स की फील्ड में इक्वेशन ऑफ स्टेट को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि एन इक्वेशन ऑफ स्टेट इज ए मैथमेटिकल रिलेशनशिप दैट डिस्क्राइब्स द बिहेवियर ऑफ ए फिजिकल सिस्टम इन टर्म्स ऑफ इट्स थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट एक ऐसा मैथमेटिकल रिलेशनशिप है जो कि किसी भी फिजिकल सिस्टम को उसकी प्रॉपर्टीज़ के रिलेटेड डिफाइन करता है। इट मीन्स कि हम प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए किसी फिजिकल सिस्टम के बिहेवियर को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक ख़ास टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर अगर कोई चीज़ लिक्विड में है तो वो उसकी फिजिकल सिस्टम की थर्मोडायनामिक स्टेट है। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या करेगी कि टेम्परेचर और प्रेशर की बुनियाद के ऊपर हम एक वैल्यू को निकाल लेते हैं कि जो कि डिफाइन करेगी कि उसकी स्टेट कौन सी है या उसमें प्रॉपर्टीज़ कौन सी होंगी। और हम इसमें यह भी देख सकते हैं कि प्रेशर का किसी फिजिकल सिस्टम के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वॉल्यूम को चेंज करने से क्या इफ़ेक्ट आएगा, टेम्परेचर को चेंज करने से क्या इफ़ेक्ट आएगा। तो बेसिकली एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप है और हम क्वांटिटेटिवली डिफाइन करते हैं मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टेट को। दिस मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन अलाउ साइंटिस्ट एंड इंजीनियर टू प्रेडिक्ट एंड एनालाइज द बिहेवियर ऑफ ए सिस्टम। तो किसी भी सिस्टम का, चाहे वो कम्प्लेक्स सिस्टम है चाहे वो सिंपल सिस्टम है, अगर हमने इस सिस्टम को एनालाइज करना है और उस एनालिसिस की बेस के ऊपर हमने कोई प्रेडिक्शन करनी है कि हमारा सिस्टम विद चेंज इन दी कंडीशन के प्रेशर को चेंज करने से, वॉल्यूम को चेंज करने से या टेम्परेचर को चेंज करने से किस तरह से बिहेव करेगा, तो इसकी प्रिडिक्शन के लिए इक्वेशन ऑफ स्टेट यूज़ होती है। इन्हीं इक्वेशन ऑफ स्टेट की मदद से हम जो सिमुलेशन के सॉफ्टवेयर हैं वो रन करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास केमिस्ट्री के सिमुलेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, हमारे कुछ इंजीनियरिंग के सिमुलेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि केमिकल बिहेवियर को भी डिफाइन करते हैं। Also, it has application in variety of fields, from chemistry and material science to aerospace engineering and energy production। तो क्योंकि हम एक सिस्टम के बिहेवियर को एनालाइज करते हैं और इसमें प्रेडिक्शन करते हैं, तो ये सिस्टम किसी केमिस्ट्री में भी हो सकता है, किसी मटेरियल साइंस की फील्ड में भी हो सकता है, और जो कम्प्लेक्स सिस्टम है जैसे कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग और एनर्जी प्रोडक्शन, तो वहाँ पर भी ये काफ़ी ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। तो हम देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ स्टेट
आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ ए सिस्टम अंडर डिफरेंट कंडीशन। तो एक दूसरी डेफिनेशन में देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ स्टेट डिफरेंट कंडीशंस के अंदर सिस्टम के बिहेवियर को डिफाइन करेगा। फॉर एग्जाम्पल, दे कैन बी यूज टू प्रिडिक्ट द बिहेवियर ऑफ ए गैस एट डिफरेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास जो बॉयल्स लॉ है तो वो एक इक्वेशन ऑफ स्टेट का ही एक हिस्सा है, जिसमें हम प्रिडिक्ट करते हैं कि डिफरेंट टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर किसी गैस का बिहेवियर क्या होगा। आर टू डिटर्मिन द प्रॉपर्टीज ऑफ ए लिक्विड एज इट इज हीट और कूल्ड। जब हम किसी गैस को या लिक्विड को हीट करते हैं या वो कूल करते हैं, तो हम देखते हैं कि हीट करने से वो वेपर्स में कन्वर्ट होगी और कूल करने से वो सॉलिड में कन्वर्ट होती है। तो उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं कि वो चेंज किस तरह से आएगा और कैसे आएगा। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें हम इक्वेशन ऑफ स्टेट में देखते हैं। आइडियल गैस लॉ। अगर हम इक्वेशन ऑफ स्टेट की टाइप्स की बात करें तो हमारा आइडियल गैस लॉ एक सिंपलेस्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट को प्रोवाइड करता है। तो वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ स्टेट इज द आइडियल गैस लॉ which describes the behavior of a gas at low pressure and the high temperature। तो किसी लो प्रेशर के ऊपर और हाई टेम्परेचर के ऊपर जो हमारे रियल गैसेज हैं वो बेसिकली ऑलमोस्ट आइडियली बिहेव करती हैं। तो लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर के ऊपर जो गैस का बिहेवियर है हम उसको आइडियल गैस लॉ की मदद से प्रिडिक्ट कर सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं। तो ये वाली हमारी इक्वेशन एक बेसिक इक्वेशन ऑफ स्टेट है। The ideal gas law relates the pressure, volume and temperature of a gas sample। तो ये किसी गैस के ऊपर अप्लाई हम करते हैं और इसमें हम तीन पैरामीटर्स टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम को रिलेट करते हैं, जो कि हम इस इक्वेशन में देख सकते हैं कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। यहाँ पर पी से मुराद हमारा प्रेशर है, वी से मुराद वॉल्यूम ऑफ द गैस, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, आर हमारे पास जनरल गैस कॉन्स्टेंट है और टी हमारे पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। For example, the ideal gas law can be used to estimate the volume of a gas at a given temperature and pressure। तो हमारे पास अगर प्रेशर की वैल्यू गिवन हो और टेम्परेचर की वैल्यू भी गिवन हो तो हमने देखा कि जनरल गैस कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट होती है और किसी गैस के खास नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम वॉल्यूम को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इन खास कंडीशन के ऊपर किस गैस का वॉल्यूम क्या होगा। तो ये बेसिकली एक सिंपलेस्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट है हमारे सामने। इन द टाइप्स ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टेट, वंडर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट एक फंडामेंटल इक्वेशन की हैसियत रखती है और जब मॉलिक्यूल्स आपस में क्लोजली पैक्ड हों और इनके दरमियान थोड़ा सा इंटरेक्शन या अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाए तो उस वक्त हमें जो आइडियल गैस की इक्वेशन जो कि सिंपली है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो वहाँ पर हमें जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस हैं उनको भी इंक्लूड करना पड़ता है। तो हम जब पी वी इक्वल एन आर टी को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं इस फॉर्म के अंदर कि पी प्लस ए मल्टीप्लाई बाई एन स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी, तो ये वाली मॉडिफाइड इक्वेशन हमारे पास वंडर वाल्स की इक्वेशन होती है, जिसमें हमने प्रेशर करेक्शन के लिए ये वाला फैक्टर इंक्लूड किया और वॉल्यूम करेक्शन के लिए ये वाला फैक्टर इंक्लूड किया। तो प्रेशर और वॉल्यूम की मॉडिफिकेशन के बाद जो इक्वेशन हमारे पास हासिल होगी वो वंडर वाल्स की इक्वेशन है। इस इक्वेशन में ए एंड बी आर कॉल्ड दी वंडर वाल्स कॉन्स्टेंट, ठीक, और इनकी वैल्यू पॉजिटिव वैल्यूज होगी। इट मीन्स कि वो नेगेटिव वैल्यूज नहीं होती। दीज कॉन्स्टेंट्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल गैस। तो हर गैस की एक ख़ास ए और बी की कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू होगी जो कि किसी खास गैस के लिए ही होगी, ठीक है। व्हेन द गैस इज आइडियल और इट बिहेव आइडियली देन बोथ कांस्टेंट विल बिकम जीरो। तो जब एक गैस आइडियल होगी तो हमें प्रेशर और वॉल्यूम की करेक्शन करनी ही नहीं पड़ेगी। इट मीन्स कि ये वाला फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि हमारे पास बी ज़ीरो होगा और ये वाला फैक्टर भी कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि हमारे पास ए का फैक्टर ज़ीरो होगा। तो जब दोनों ए और बी के फैक्टर ज़ीरो या अप्रोच टू ज़ीरो करेंगे तो हम ऐसी गैस को कहेंगे कि वो आइडियल गैस है। जनरली एक कांस्टेंट हेल्प्स इन द करेक्शन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ये करेक्ट करता है। वाइल द कांस्टेंट बी हेल्प्स इन मेकिंग द एडजस्टमेंट फॉर द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल। तो जो कांस्टेंट ए है वो एक्चुअली
इंटरमालिकुलर फोर्सेस को इंक्लूड करके प्रेशर में करेक्शन करता है, और जो कांस्टेंट बी है वो जो गैस का वॉल्यूम है, ठीक है, उसको थोड़ा सा एडजस्ट करेगा, जिसको हम कमिंग स्लाइड में डिटेल से देखेंगे। वायरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट, यह वह इक्वेशन हमारे पास थोड़ी सी मोर कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टेट है, जिसमें हम गैसेस के साथ साथ लिक्विड्स को भी एनालाइज कर सकते हैं और उनके बिहेवियर को ओवर अ वाइड रेंज ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सो द वायरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट इज मोर कम्प्लेक्स इक्वेशन दैट कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स ओवर अ वाइड रेंज ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। The viral equation accounts not only for the pairwise interaction of gas molecule। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि वायरल इक्वेशन ऑफ स्टेट में हम सिर्फ दो मॉलिक्यूल्स के आपस में इंटरेक्शन को ही नहीं देखते, बल्कि दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स का जो आपस में इंटरेक्शन है उसको भी इक्वेशन में कंसिडर करते हैं। और दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल के इंटरेक्शन को कंसिडर करने की वजह से इट विल बी ए मोर एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन फॉर द कम्प्लेक्स सिस्टम। तो एक कम्प्लेक्स सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए और उसको प्रिडिक्ट करने के लिए ये ज़्यादा एक्यूरेट इक्वेशन ऑफ स्टेट है। फॉर एग्जांपल हमने आइडियल गैस लॉ में देखा कि वो सिर्फ आइडियल गैसेस के लिए ही यूज़फुल होती है। वांडर वाल्स की इक्वेशन सिर्फ गैसेस के लिए है, हालांकि हमने उसमें प्रेशर और वॉल्यूम के करेक्शन को इंक्लूड तो किया हुआ है, लेकिन वो सिर्फ गैसेस के मॉलिक्यूल्स के लिए ही है। अगर हमने लिक्विड्स को भी एनालाइज करना हो तो वायरल इक्वेशन ऑफ स्टेट एक बेहतरीन इक्वेशन के तौर पर हमारे सामने आती है, जो कि कम्प्लेक्स सिस्टम को भी डिफाइन कर सकती है। ऐसे इक्वेशन को हम इस तरह से शो कर सकते हैं कि z इज इक्वल टू 1 प्लस बी टी ओवर वी बार प्लस सी टी ओवर वी बार स्केयर प्लस डी टी ओवर वी बार क्यूब एंड सो ऑन। तो यहाँ पर ये वाली इक्वेशन या इस तरह की जितनी भी इक्वेशंस होंगी वो तमाम के तमाम वायरल इक्वेशन ऑफ स्टेट कहलाएंगी। एंड द कोएफिशिएंट ए टी बी टी एंड सी टी, जो हमारे पास न्यूमिनेटर में कोएफिशिएंट्स हैं, ये तमाम के तमाम टेम्परेचर डिपेंडेंट हैं, क्योंकि हमने देखा कि टेम्परेचर के साथ हमने इसको रिलेट किया हुआ है। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होने की वजह से दे आर द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, और हम इनको वेरियल कोएफिशिएंट्स का नाम देते हैं। दीज कोएफिशिएंट्स कैन बी डिटर्मिन्ड एक्सपेरिमेंटली और थ्योरेटिकली फ्रॉम द स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। तो क्योंकि वेरियल कोएफिशिएंट्स जो है वो टेम्परेचर का फंक्शन होते हैं, तो हम इनको एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन भी कर सकते हैं। द वेरियल इक्वेशन इज ऑफन यूज्ड इन द स्टडी ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। तो हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, जैसा कि थर्मोडायनामिक है और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक है, वहाँ पर हम वेरियल इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं। एंड इट इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ गैसेज एंड लिक्विड एट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर्स के ऊपर और हाई प्रेशर के ऊपर गैसेस और लिक्विड का बिहेवियर नॉन आइडियल होता है, तो वहाँ पर हम ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो वायरल इक्वेशन ऑफ स्टेट है वो कम्प्लेक्स सिस्टम के लिए भी होती है, तो हम इसको थोड़े से नॉन आइडियल गैसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ Redlich-Kwong equation of state. Redlich-Kwong equation is widely used equation of state that can be used to describe the behavior of non-ideal gases and liquids। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली अगर हमने आइडियल बिहेवियर से जो हमारे पास डेविएट करती हैं, जैसे कि रियल गैसेस हैं या जो रियल लिक्विड्स हैं, तो रियल गैसेस को डिफाइन करने के लिए रेडलिश-क्वांग इक्वेशन ऑफ स्टेट काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है और ये काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेबल भी होती है। दिस इक्वेशन अकाउंट्स फॉर द इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज बिटवीन मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज हैं, हम आइडियल गैसेस और आइडियल लिक्विड्स में उसको निगलेक्ट करते हैं, लेकिन रेडलिश-क्वांग की जो इक्वेशन है वो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज को इंक्लूड करती है, एज वेल एज द बिहेवियर ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल्स एंड द अदर कॉम्प्लिकेटेड इंटरेक्शंस। तो इंटरमॉलिकुलर फोर्स एक सिंपल इंटरेक्शन है दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान, तो इस सिंपल इंटरेक्शन के अलावा इस इक्वेशन में हम पोलर मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन या कोई और द कॉम्प्लिकेटेड इंटरेक्शन, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है, ठीक है, तो हम उस इंटरेक्शंस को भी इंक्लूड करके, ठीक है, हम इक्वेशन ऑफ स्टेट को डिफाइन करते हैं। द रेडलिश-क्वांग इक्वेशन is often used in the field of chemical engineering, particularly in the design and optimization of industrial processes involving gases and the liquid।
तो केमिकल इंजीनियरिंग में हम जितने भी केमिकल प्रोसेसेस हैं, जैसे कि डिस्टिलेशन का प्रोसेस हो गया, अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हो गया, या कोई और केमिकल बिहेवियर का प्रोसेस है, तो वहाँ पर एक बहुत ही कम्प्लेक्स सिस्टम होता है जहाँ पर लिक्विड्स भी इन्वॉल्व होते हैं, गैसेस भी इन्वॉल्व होती हैं, और उनका बिहेवियर नॉन आइडियल होता है। इंटर मालिकुलर फोर्सेस होती हैं, पोलर मालिकुल्स के दरमियान जो कॉम्प्लिकेटेड इंटरेक्शंस है वो कैरी आउट होते रहते हैं। तो इस तरह के प्रोसेसेस में उनको डिज़ाइन करने के लिए और उनकी ऑप्टिमाइजेशन के लिए मतलब कि उनकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए हम रेडलिश-क्वांग इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं। इस इक्वेशन की मैथमेटिकल फॉर्म थोड़ी सी इस तरह से है कि P प्लस ए ओवर अंडर रूट टी वी बार इंटू वी बार प्लस बी इंटू वी बार माइनस वी। तो यहाँ पर जो ए और बी हैं ये हर गैस के लिए फिक्स्ड हमारे पास फिक्स और यूनिक पैरामीटर्स होते हैं जो कि गैस के नेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं या लिक्विड के नेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये वाले हमारे पास प्रेशर की करेक्शन है जो कि इंटरमालिकुलर फोर्सेस को इंक्लूड करता है, और ये वाले हमारे पास वॉल्यूम की करेक्शन है। तो सिंपल पी वी इज इक्वल टू एन आर टी को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई करके रेडलिश-क्वांग इक्वेशन को ऑब्टेन किया है। नाउ पेंग रॉबिन्सन इक्वेशन। पेंग रॉबिन्सन इक्वेशन एक बहुत ही फेमस इक्वेशन है जो कि केमिकल इंजीनियरिंग या इस तरह के जो दूसरे थर्मोडायनामिक सिस्टम्स वगैरह हैं या जो सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती हैं। द पेंग रॉबिन्सन इक्वेशन इज़ अनदर पॉपुलर इक्वेशन ऑफ स्टेट दैट इज़ वाइडली यूज इन द पेट्रोलियम इंडस्ट्री। तो पेट्रोलियम की इंडस्ट्री में जहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन्वॉल्व होते हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफाइन करने के लिए पेंग रॉबिन्सन एक बहुत ही एक्यूरेट इक्वेशन है। तो हम इसको पेट्रोलियम इंडस्ट्री में केमिकल सिस्टम की मॉडलिंग के लिए, इट मीन्स कि जो कंप्यूटर में सिमुलेशन होती हैं उनको डिफाइन करने के लिए, एंड सिमुलेटिंग वेरियस हाइड्रोकार्बन मिक्सचर। तो हाइड्रोकार्बन मिक्सचर को सिमुलेट करने के लिए और इनके बिहेवियर को डिजिटली प्रिडिक्ट करने के लिए हम पेंग रॉबिन्सन की इक्वेशन को यूज़ करते हैं। दिस इक्वेशन इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर द प्रिडिक्टिंग द फेज बिहेवियर ऑफ कम्प्लेक्स मिक्सचर एट हाई टेम्परेचर एंड टेम्परेचर। तो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के ऊपर हमारे गैसेस का बिहेवियर थोड़ा सा नॉन आइडियल होता है। तो वहाँ पर जो फेज़ का बिहेवियर है कि गैस का बिहेवियर किस तरह से होगा, और किसी एक फेज़ में अगर डिफरेंट कंपोनेंट्स या मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, जैसे 2 या 3 गैसेस इन्वॉल्व हो सकती हैं, तो उनका आपस में इंटरेक्शन कैसे होगा और उनका बिहेवियर किस तरह से होगा सारे के सारे मिक्सचर्स का, तो उनको प्रिडिक्ट करने के लिए और एनालाइज करने के लिए हम पेंग रॉबिन्सन इक्वेशन को यूज़ करते हैं। द पेंग रॉबिन्सन इक्वेशन टेक्स इनटू अकाउंट द साइज एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इन द मिक्सचर। तो किसी मिक्सचर में जो हर मॉलिक्यूल है या किसी खास गैस के मॉलिक्यूल की शेप और उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर और साइज है उसको ये कंसिडर करता है, एज वेल एज द इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन दैम। और इनके साइज और शेप की वजह से जो इनके दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस पैदा होंगे तो वो उनको भी अपने अंदर अकाउंट करेगा और कंसिडर करके बिहेवियर को प्रिडिक्ट करता है। इट इज़ ऑफन यूज्ड इन द डिज़ाइन एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ प्रोसेसेस फॉर द प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑयल एंड गैस। तो ऑयल एंड गैस की जो इंडस्ट्री है, जैसे कि हमारे पास पेट्रोलियम की इंडस्ट्री है या कोई भी और केमिकल इंडस्ट्री है जहाँ पर जो सिंपल गैसेस इन्वॉल्व होती हैं, तो उन प्रोसेसेस को डिज़ाइन करने के लिए फॉर एग्जांपल हमने डिस्टिलेशन का प्रोसेस डिज़ाइन करना है, किसी रिएक्टर का प्रोसेस डिज़ाइन करना है, किसी अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस डिज़ाइन करना है और इसको ऑप्टिमाइज़ करना है, तो उनके डिज़ाइन और ऑप्टिमाइजेशन के लिए हमारे पास जो एक बेहतरीन चॉइस होती है वो पेंग रॉबिन्सन इक्वेशन होती है। पेंग रॉबिन्सन इक्वेशन को हम इस तरह से शो कर सकते हैं कि P इज इक्वल टू आर टी ओवर वी माइनस बी। आर यहाँ पर हमारे पास जनरल गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, वी माइनस बी माइनस ए ओवर वी इंटू वी बाय प्लस बी इंटू वी माइनस बी। तो डिफरेंट पैरामीटर्स को यूज़ करते हुए हमारे पास ये वाली इक्वेशन अचीव होती है जो कि पेंग रॉबिन्सन की इक्वेशन ऑफ स्टेट है। नाउ एप्लीकेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट की जो मेजर एप्लीकेशन है वो मॉडलिंग केमिकल रिएक्शन है कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो हमने देखा कि केमिकल रिएक्शन जो है वो एक कम्प्लेक्स फिनोमेना होता है जिसमें फेज भी चेंज हो सकता है और एक मॉलिक्यूल है वो दूसरे मॉलिक्यूल्स में चेंज होता है। तो उनको एनालाइज करने के लिए और उनके बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने के लिए हम मॉडलिंग को यूज़ करते हैं। मॉडलिंग मीन्स कि हमने एक कंप्यूटर में एक
रियल टाइम केमिकल रिएक्शंस का रेप्लिका तैयार करना है। तो रियल टाइम केमिकल रिएक्शंस का एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ की बेस के ऊपर जो हम रेप्लिका तैयार करेंगे वो मॉडलिंग होगा। तो हम केमिकल रिएक्शंस को कंप्यूटर में मॉडल करके उनको डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर कंप्यूटर में स्टडी भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ दी तो सबसे जो मशहूर हमारे पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इक्वेशन ऑफ स्टेट की, वो मॉडलिंग केमिकल रिएक्शंस है। उसके अलावा इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं, जिसमें फ्रॉम डिज़ाइनिंग केमिकल रिएक्टर्स टू डेवलपिंग ए न्यू मटेरियल फॉर द एनर्जी स्टोरेज। तो हम किसी केमिकल रिएक्टर को या किसी और केमिकल जो हमारे पास इक्विपमेंट है उसको डिज़ाइन भी कर सकते हैं, और इसके अलावा किसी नए रॉ मटेरियल को डेवलप भी कर सकते हैं हमारी एनर्जी स्टोरेज के लिए। फॉर एग्जांपल हमने कोल की गैसिफिकेशन को स्टडी करना हो तो हम वहाँ पर इक्वेशन ऑफ स्टेट को इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज़ करते हुए उसके बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं सिर्फ एक इक्वेशन के ज़रिए, बाय प्रोवाइडिंग ए मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिहेवियर ऑफ ए सिस्टम। तो किसी बिहेवियर ऑफ ए सिस्टम को हम मैथमेटिकल एक इक्वेशन में डिफाइन करते हैं। इक्वेशन ऑफ स्टेट अलाउ इंजीनियर्स टू डिज़ाइन एंड ऑप्टिमाइज प्रोसेसेस। तो इसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम जब उसको डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर स्टडी करते हैं किसी सिस्टम को, तो हम किसी सिस्टम को डिज़ाइन भी कर सकते हैं और उसको ऑप्टिमाइज़ भी कर सकते हैं वाइल मिनिमाइजिंग कॉस्ट एंड मैक्सिमाइजिंग एफिशिएंसी। तो जिसकी वजह से हमारे जो पूरे प्रोसेस की कॉस्ट है वो कम से कम होगी और उनकी जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। और बेसिकली हम इन इक्वेशन ऑफ स्टेट की वजह से और इनकी डिजिटल मॉडलिंग की वजह से हमारे पास जो टाइम कंजप्शन है वो बहुत ही कम होती है कि हम बहुत कम टाइम में बहुत से कम्प्लेक्स बिहेवियर को ईजिली स्टडी कर सकते हैं। Van der Waals equation of state. The Van der Waals equation is an equation of state that describes the behavior of the real gas. तो किसी रियल गैस के बिहेवियर को अगर हमने मैथमेटिकली डिफाइन करना हो तो वो जो इक्वेशन हमारे पास सामने आएगी वो इक्वेशन ऑफ स्टेट होगी। और ये पर्टिकुलर इक्वेशन जिसको हम अभी स्टडी करने जा रहे हैं वो वन डर वाल्स की इक्वेशन ऑफ स्टेट है। तो जब हम किसी रियल गैस के बिहेवियर को डिफाइन करते हैं तो हमें दो पैरामीटर्स को कंसिडर करना पड़ता है जो कि बेसिकली हम आइडियल गैसेस में या आइडियल गैस लॉ में हम इनको इग्नोर करते हैं। हम आइडियल गैस लॉ में गैस के मालिक्यूल्स का जो ओरिजिनल वॉल्यूम है उसको इग्नोर करते हैं और हम जो मालिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस हैं हम उनको भी इग्नोर करते हैं। तो जब हम वॉल्यूम को और अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस को इंक्लूड करेंगे किसी इक्वेशन के अंदर तो जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो वन डर वाल्स की इक्वेशन ऑफ स्टेट होगी। द इक्वेशन इज नेम्ड आफ्टर द डच फिजिसिस्ट जोहानस डेडरिक वन डर वाल्स। तो जोहानस वन डर वाल्स ने इस इक्वेशन को 1873 में प्रपोज किया और इसी के नाम के ऊपर हम इस इक्वेशन को कहते हैं वन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट। वन डर वाल्स इक्वेशन की जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो हमारे सामने मौजूद है, जिसमें p प्लस ए इंटू एन स्क्र ओवर वी स्क्र मल्टीप्लाई बाई वी माइनस एन बी ओवर आर टी। ये इक्वेशन मैच करती है हमारी आइडियल गैस के इक्वेशन में के साथ, जिसके में हम देखते हैं कि पी वी इज इक्वल टू एन आर और टी। जब हम प्रेशर को करेक्ट करते हैं, प्रेशर करेक्शन को इंक्लूड करते हैं तो वो ये वाली ब्रैकेट वाली फॉर्म आएगी, और जब हम वॉल्यूम को करेक्शन करते हैं तो वो ये वाली फॉर्म आएगी। तो आइडियल गैस में जब हम वॉल्यूम को करेक्ट करते हैं या हम प्रेशर के करेक्शन को इंक्लूड करते हैं तो हमारे पास वन डर वाल्स इक्वेशन आ जाती है। इस इक्वेशन में P हमारे पास प्रेशर है, V वॉल्यूम, N इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, कितने मोल्स वहाँ पर मौजूद हैं, R इज़ द जनरल गैस कांस्टेंट, T इज़ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, A इज़ द मेजर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन गैस मालिक्यूल। तो यहाँ पर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस दो या दो से ज़्यादा मालिक्यूल्स के दरमियान मौजूद होंगी तो वो इसको शो करेगा। और B इज़ द मेजर ऑफ वॉल्यूम ऑफ द गैस मालिक्यूल। तो यहाँ पर जो B फैक्टर B है वो गैस मालिक्यूल का जो वॉल्यूम है उसको शो करेगा। तो A और B किसी ख़ास गैस के लिए फिक्स होते हैं, इट मीन्स कि दे आर यूनिक टू वन गैस। तो ये किसी ख़ास गैस के लिए हर प्रेशर टेम्परेचर के ऊपर वो सेम ही रहेंगे। नाउ हम देखते हैं कि द वन डर वाल्स इक्वेशन इज बेस्ड ऑन टू अजम्पशंस अबाउट द रियल गैस।
तो रियल गैसेस में हम दो assumptions करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द गैस ऑफ ए वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल. In real gases, the volume of the gas molecules is not negligible compared to the volume of the container in which the gas is held. तो हम आइडियल गैस में ये अज्यूम करते हैं कि जो गैस मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल होता है, लेकिन रियल गैसेस में वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के मुकाबले में गैस के मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल नहीं होता. तो पहली assumption हमारे पास ये वाली है. दिस मीन्स दैट द एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस इज स्लाइटली लेस देन द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर. तो गैस मॉलिक्यूल ने जो एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है वो कंटेनर से थोड़ा सा कम ही होता है. तो अगर वो कंटेनर से थोड़ा सा कम है तो इट मीन्स कि वो नेग्लिजिबल नहीं होता. सेकेंड assumption में हम ये करते हैं कि अबाउट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. आइडियल गैसेस में हम कंसिडर करते हैं कि दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पैदा नहीं होती, लेकिन इन द रियल गैसेस देयर आर अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल. तो रियल गैसेस में हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान हमने देखा कि रिपल्सिव फोर्सेस भी होती हैं और अट्रैक्टिव फोर्सेस भी पैदा होती हैं, विच विल अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ द गैस. जिसकी वजह से हमारी गैस का ओवरऑल बिहेवियर भी इफेक्ट होगा. द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल cause the gas molecule to be attracted to each other. तो अट्रैक्टिव फोर्सेस मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करवाती हैं. अगर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं इट मीन्स कि वो कंटेनर की वाल के साथ कम स्पीड के साथ टकराएंगे. अगर वो कम स्पीड के साथ टकरा रहे हैं तो इट विल रिड्यूस द प्रेशर ऑफ द गैस. तो इसकी वजह से गैस का प्रेशर भी रिड्यूस होगा. तो हमें अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को कंसिडर करते हैं तो हमें प्रेशर की करेक्शन करनी पड़ेगी, और अगर हम वॉल्यूम को कहते हैं कि वो नेग्लिजिबल नहीं है तो हमें वॉल्यूम की करेक्शन भी करनी पड़ेगी. द रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स काज द गैस मॉलिक्यूल टू रिपेल ईच अदर. तो रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं इट मीन्स कि इट विल इंक्रीज द प्रेशर ऑफ द गैस. तो हमारे कंटेनर में गैस का प्रेशर इंक्रीज होगा. तो द वंडर वाल्स इक्वेशन टेक्स दीज फैक्टर्स इनटू अकाउंट एंड प्रोवाइड्स अ मोर एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिहेवियर ऑफ द रियल गैस. तो रियल गैसेस को मोर एक्यूरेटली डिफाइन करने के लिए हमें वॉल्यूम और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को कंसिडर करना पड़ेगा, पर्टिकुलरली एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर. तो ख़ास तौर पर उन कंडीशंस के ऊपर जहाँ पर गैस ज़्यादा नॉन आइडियल होती है, जो कि हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर की कंडीशन होती है, वेयर द आइडियल गैस लॉ ब्रेक्स डाउन. तो वहाँ पर हम पी वी इक्वल टू एन आर टी को अप्लाई नहीं कर सकते. नाउ हम वॉल्यूम करेक्शन को डिटेल में स्टडी करेंगे. द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज द अमाउंट ऑफ फ्री स्पेस इन द कंटेनर वेयर द मॉलिक्यूल्स कैन मूव अबाउट. तो वॉल्यूम ऑफ गैस से मुराद ये है कि एक कंटेनर में वो फ्री स्पेस, ठीक है, जहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं. तो पहले कंडीशन क्या है कि वो फ्री स्पेस हो और वहाँ पर वो फ्रीली मूव कर सकें. द वॉल्यूम V, जो कि कैपिटल V है, ऑफ एन आइडियल गैस इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर. तो हमने देखा कि आइडियल गैस का जो वॉल्यूम है वो कंटेनर के वॉल्यूम के ही बराबर होता है, जो कि गैस की प्रॉपर्टी है कि गैस का जो वॉल्यूम है वो उस वॉल्यूम के इक्वल होता है जो कि वो जिस कंटेनर में हमने उसको डाला होता है. बिकॉज आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स हैव नो वॉल्यूम दे कैन मूव फ्रीली अराउंड इनसाइड द कंटेनर. तो हम आइडियल गैस लॉ में देखते हैं या आइडियल कंडीशंस में देखते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स का अपना कोई वॉल्यूम नहीं होता. तो अगर उनका अपना कोई वॉल्यूम नहीं है तो वो किसी कंटेनर या चैम्बर के अंदर फ्रीली मूव कर सकते हैं. लेकिन हम देखते हैं कि वंडर वाल्स ने क्या कि द मॉलिक्यूल्स इन ए जेन्युइन गैस एज रिजिड स्फेरिकल ऑब्जेक्ट. तो उसने कहा कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक स्फेरिकल फॉर्म में होते हैं. तो अगर वो स्फेरिकल फॉर्म में मौजूद होते हैं तो इट मीन्स कि दे हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम. तो अगर उनकी ख़ास शेप है मॉलिक्यूल्स की तो इट मीन्स कि उनका कोई ख़ास वॉल्यूम भी होगा. वॉल्यूम मुराद के उन्होंने कंटेनर में कोई ना कोई जगह घेरी हुई है. एज ए रिजल्ट द वॉल्यूम ऑफ द रियल गैस इज़ द आइडियल वॉल्यूम माइनस द गैस मॉलिक्यूल्स वॉल्यूम. तो हमारे जो रियल गैस का वॉल्यूम हम जिसको कहते हैं, जो कि ये वाला था, वो किसके इक्वल है? आइडियल गैस का वॉल्यूम जो कि V है
माइनस द गैस मालिकुलर वॉल्यूम, तो हम गैस का मालिकुलर का जो अपना वॉल्यूम है उसको कंटेनर के वॉल्यूम से माइनस करेंगे, ठीक है, तो वो गैस का वॉल्यूम आएगा। इफ़ बी इज़ दी इफेक्टिव वॉल्यूम, तो अब हम यहाँ पर एक नया पैरामीटर इंक्लूड करवाएंगे जो कि बी है। बी इज़ द इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ द गैस मालिक्यूल पर मोल ऑफ द गैस, तो एक मोल ऑफ गैस में हम कहते हैं कि बी हमारे पास इफेक्टिव वॉल्यूम है। द वॉल्यूम ऑफ द आइडल गैस इक्वेशन इज रेक्टिफाइड एज फैलोज, तो हम उसके वॉल्यूम को इस तरह से शो भी कर सकते हैं। इट बिकम्स वी माइनस बी फॉर एन मोल्स ऑफ द गैस, तो एन मोल ऑफ द गैस के लिए जो गैस का वॉल्यूम होगा वो वी माइनस बी होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो वॉल्यूम की करेक्शन है वो ये वाली आएगी, वेयर द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम एब्रीवेटेड ऑफ द बी, तो यहाँ पर बी हमारे पास एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है जो कि बेसिकली गैस के मालिक्यूल्स का अपना इफेक्टिव वॉल्यूम होता है जो कि उनके स्फेरिकल शेप की वजह से होता है। एंड इट इज़ ए यूनिक क्वांटिटी फॉर ईच गैस, तो ये हर किसी गैस के लिए एक यूनिक क्वांटिटी होती है। जैसे कि हम यहाँ पर दो डायग्राम्स में देख रहे हैं कि इन दो डायग्राम्स में हमारा जो आइडल गैस में मालिक्यूल्स एक दूसरे के दूर होंगे, ठीक है, तो दूर होने की वजह से हमारा कंटेनर ज़्यादा होगा, तो कंटेनर बड़ा होने की वजह से तो हम कहते हैं कि जो गैस का अपना वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल है। लेकिन अगर गैस का जो कंटेनर है वो छोटा हो जाए, अगर गैस का कंटेनर छोटा होगा इट मीन्स कि वो हाई प्रेशर के ऊपर होगा, तो जितना हमारे पास जो मालिक्यूल्स का वॉल्यूम है अब वो यहाँ पर नेग्लिजिबल नहीं रहा कि ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द गैस है जो कि इनका अपना वॉल्यूम है, और बाकी हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर जो कि फ्री स्पेस है। तो हमने देखा कि जो फ्री स्पेस का वॉल्यूम है वो एज़ कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल गैस वो नेग्लिजिबल नहीं रहा। सॉरी ये अदर अराउंड है कि जो हमारे पास जो गैस का मालिक्यूल का वॉल्यूम है अपना वॉल्यूम वो कंटेनर के मुकाबले में नेग्लिजिबल नहीं रहा। तो हमें यहाँ पर एक जो नया फैक्टर हमें इंक्लूड करवाना पड़ता है जो कि हम इस इक्वेशन के जरिए इंक्लूड करवा सकते हैं कि जो हमारे पास फ्री वॉल्यूम है वो v माइनस एन बी होगा या v माइनस बी होगा किसी एक मोल के लिए। तो ये वाली हमारे पास वॉल्यूम करेक्शन है। प्रेशर करेक्शन, तो अब हम प्रेशर करेक्शन को स्टडी करेंगे वैन डर वाल्स इक्वेशन में। ए मॉलिक्यूल इन द इंटीरियर ऑफ द गैस इज अट्रैक्टेड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑन ऑल साइड, तो जैसे हम इस मॉलिक्यूल को देखते हैं तो यहाँ पर जो इंटीरियर मॉलिक्यूल है उसको इसके साइड वाले चारों के चारों मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्ट करते हैं, या वो रिपेल करेंगे या वो अट्रैक्ट करेंगे, तो इनकी अट्रैक्शन यहाँ पर मौजूद होती है। दीज अपीलिंग करेक्टरिस्टिक्स कैंसिल आउट ईच अदर आउट, तो यहाँ पर हमने देखा कि एक इसको लेफ्ट साइड के ऊपर खींचता है और एक राइट साइड के ऊपर, एक उसको ऊपर की तरफ खींचता है और एक उसको नीचे की तरफ। तो ये सारी की सारी फोर्सेज हैं ये एक दूसरे के साथ बैलेंस आउट होती हैं और बैलेंस आउट होने की वजह से वो एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। तो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन आर बैलेंस्ड इन द इंटीरियर, लेकिन ए मॉलिक्यूल पॉइव टू इम्पैक्ट द वेसल्स वाल, लेकिन जो एक मॉलिक्यूल है वो हमारे वेसल की जो वाल है या जो कंटेनर की दीवार है उसके साथ भी टकराती है। ऑन द अदर हैंड इफ ड्राउन ओनली बाय द मॉलिक्यूल फ्रॉम वन साइड, तो जब हमने सेकंड डायग्राम में देखा कि अगर एक मॉलिक्यूल हमारे किसी वाल के साथ टकराता है तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल की दो फोर्सेज हैं जो कि ऊपर वाला मॉलिक्यूल है वो उसको ऊपर की तरफ खींचता है और नीचे वाला मॉलिक्यूल उसको नीचे की तरफ खींचता है, ये दोनों फोर्सेज उसको एक दूसरे के इम्पैक्ट को कैंसिल कर देती हैं। लेकिन हमने यहाँ पर देखा कि ये वाला मॉलिक्यूल इसको राइट साइड की तरफ अट्रैक्ट करता है। अब इसकी फोर्स को कैंसिल करने के लिए हमारे पास कोई काउंटर मॉलिक्यूल नहीं होता क्योंकि दूसरी तरफ तो सिर्फ दीवार है, तो इट मीन्स कि ये जो मॉलिक्यूल है ये टकराने वाले मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचता है और अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की वजह से जो जिस स्पीड के साथ इस मॉलिक्यूल ने कंटेनर की वाल के साथ टकराना था अब वो कम स्पीड के साथ इसके साथ टकराएगा। इट मीन्स कि अगर वो कम स्पीड के साथ टकराएगा, ठीक है, इट फील्स फोर्स टू गो इनसाइड एज ए रिजल्ट, तो ये फील करेगा कि वो अंदर की तरफ जाए ना कि वो बाहर की तरफ जाए। एज ए रिजल्ट इट हिट्स द वॉल विद लेस फोर्स, तो वो कम फोर्स के साथ दीवार के साथ टकराएगा।
एंड द रियल गैस प्रेशर इज लेस दैन द आइडियल गैस। तो जैसा कि हमने देखा कि प्रेशर का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू F/A। तो अगर कम फोर्स के साथ या कम स्पीड के साथ वो यहाँ पर टकरा रहा है, इट मीन्स के उसका प्रेशर भी लो होगा। तो मोलेकुलर इंटरेक्शन की वजह से एक टकराने वाले मालिक्यूल का जो प्रेशर है या किसी रियल गैस का जो प्रेशर है वो आइडियल गैस से कम होता है। इफ़ द एक्चुअल प्रेशर इज P इज स्मॉलर दैन द आइडियल प्रेशर, तो हम आइडियल प्रेशर को कि अगर यहाँ पर अट्रैक्शन ना होती हम उसको P आइडियल के नाम से शो करेंगे। तो आइडियल गैस के मुकाबले में रियल गैस का प्रेशर जितना कम होगा तो हम उसको शो करते हैं फैक्टर P के साथ। तो हम देखेंगे P इज इक्वल टू P आइडियल माइनस P। तो ये वाला P हमारे पास रियल गैस का प्रेशर है जो कि हम फील करते हैं। P आइडियल ये उस वक्त होगा कि जब कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट नहीं है, और स्मॉल P हमारे पास एक फैक्टर है जो कि ये डिफाइन करता है कि कितना प्रेशर हमारे पास कम हुआ है। तो हमने देखा कि P आइडियल कि अगर वो गैस आइडियल होती तो हमारे पास रियल प्रेशर प्लस हमारे पास जितना प्रेशर कम हुआ है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से, दोनों को प्लस करेंगे तो वो हमारी आइडियल गैस का प्रेशर आ जाएगा। नाउ प्रेशर करेक्शन में हमारा जो फैक्टर P है हम इसको इस इक्वेशन के साथ डिटरमिन कर सकते हैं कि हमारा जो प्रेशर P होगा इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द कंसंट्रेशन ऑफ A मल्टीप्लाई बाई कंसंट्रेशन ऑफ B। हम फर्ज करते हैं कि दो मालिक्यूल्स हैं, ठीक है, या दो गैसेज हैं A और B। इन दोनों की जितनी कंसंट्रेशन होगी इट मीन्स कि जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतना ही ज़्यादा उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी। तो हम जो फैक्टर है कि जिसने प्रेशर को आइडियल गैस से कम करवाया है उसको रिलेट करते हैं कंसंट्रेशन के साथ, और ये जो फैक्टर है इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N/V डॉट N/V, क्योंकि हमने देखा था कि जो कंसंट्रेशन है वो N/V के बराबर होती है। इट मीन्स के मोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो मोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम कंसंट्रेशन ही होती है। तो A की कंसंट्रेशन M/V और B की कंसंट्रेशन N/V। अगर हम अज्यूम करें कि दोनों के इक्वल मोल्स वहाँ पर मौजूद हैं तो दोनों की N की वैल्यू हम रखेंगे, और क्योंकि वो दोनों गैसें या तो गैस के मालिक्यूल्स हैं वो एक ही कंटेनर में पैक हैं, तो एक ही कंटेनर में पैक होने की वजह से उनका वॉल्यूम भी सेम होगा। तो अगर वॉल्यूम सेम होने की वजह से हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करने की वजह से P विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N स्केयर ओवर V स्केयर। N से मल्टीप्लाई होगा और V से मल्टीप्लाई होगा। और जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को यहाँ से ख़त्म करेंगे, ठीक है, ये इक्वल आ जाएगा। तो P विल बी इक्वल टू AN स्केयर डिवाइडेड बाई V स्क्वेयर। सो P इज इक्वल टू AN स्केयर डिवाइडेड बाई V स्क्वेयर। तो जब हम इस इक्वेशन को उस इक्वेशन में पुट करेंगे जो कि हमारी प्रीवियस स्लाइड में मौजूद थी, तो हमारे प्रेशर करेक्शन की वैल्यू आ जाएगी। वेयर N इज़ द टोटल नंबर ऑफ गैस मालिक्यूल इन द वॉल्यूम भी। तो हमारे किसी गैस मालिक्यूल के जो टोटल नंबर हैं हम उसको N से शो करते हैं। एंड A डिनोट्स दी गैस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो एक गैस की प्रॉपर्टी का कांस्टेंट है जो कि उसका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जो कि किसी ख़ास गैस के लिए यूनिक प्रॉपर्टी होती है। नाउ द आइडियल गैस इक्वेशन इज़ रिवाइज तो वो इक्वेशन को हम इस तरह से रिवाइज कर सकते हैं कि हमने प्रेशर की करेक्शन को भी हासिल कर लिया, ठीक है, हमने वॉल्यूम की करेक्शन को भी ऑब्टेन कर लिया। तो P V इज इक्वल टू N नॉट, जो कि आइडियल गैस की इक्वेशन थी वो कुछ इस तरह से आएगी। फॉर N मोल्स ऑफ गैस यूज़ P प्लस AN स्केयर प्लस V स्केयर, ठीक है, ये प्रेशर की करेक्शन है। व्हेन द एडजस्टेड प्रेशर एंड वॉल्यूम नंबर्स आर सब्स्टिट्यूटेड, तो हमारे पास जो P V इज इक्वल टू N नॉट की इक्वेशन है वो इस तरह से आएगी। P प्लस AN स्केयर ओवर V स्केयर इंटू V माइनस NB इज इक्वल टू N RT। और ये इक्वेशन हमारे पास वंडर वाल्स की इक्वेशन होती है फॉर द रियल गैस इक्वेशन। तो फॉर N नंबर ऑफ मोल्स दिस इज नोन एज द वंडर वाल्स इक्वेशन और द रियल गैस इक्वेशन। तो अगर हमारे पास एक मोल ऑफ गैस हो तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से होगी, क्योंकि हमने N को 1 के इक्वल पुट किया, तो P प्लस A ओवर V स्केयर इंटू V माइनस B इज इक्वल टू RT।